हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज है हमारा चैप्टर नंबर 2, पार्ट नंबर 2, क्लास 11। आप प्रीवियस पार्ट को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब और आप प्लेलिस्ट में जाओ। इकोनॉमिक्स के आपको सारे लेक्चर्स +1 के मिल जाएंगे। इसके अलावा अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स तीनों के ही क्लास 11 और क्लास 12 के लेक्चर्स मैं अपलोड करने वाला हूं। जिन दोस्तों को चाहिए वो चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन आइकन को कर दो प्रेस, ताकि आपको लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। हमने पहले सीखा था सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। आज हम सीखेंगे इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस और डिफरेंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स के अंदर। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स कौन से थे हमारे? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, मार्केट इकोनॉमी जो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा कंट्रोल होती थी, और मिक्स्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया जिसमें थोड़ा सा कुछ सेक्टर्स गवर्नमेंट के पास है और कुछ सेक्टर्स प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में है। हमें उन तीनों प्रॉब्लम्स का करना है सोल्यूशन। डिफरेंट इकोनॉमीज सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स डिफरेंटली। मार्केट इकोनॉमीज इन तीनों प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगी? मार्केट इकोनॉमीज जहां पे डिमांड और सप्लाई का ज्यादा रोल है, मतलब प्राइवेट प्लेयर के हाथों में सब कुछ है। तो प्राइवेट प्लेयर्स क्या करते हैं? प्रॉफिटेरिंग, वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। मार्केट इकोनॉमीज में वो क्या बनाएंगे? गुड्स दैट विल गिव द मैक्सिमम प्रॉफिट्स। हाईली डिमांडेड हो, वो गुड्स की डिमांड अच्छी हो, नॉन कॉम्पिटिटिव हो, मतलब मोनोपोली टाइप के हो, तो उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा। मोनोपोली गुड्स समझते हैं ना? जैसे कि एग्जांपल, जियो ने किस तरह से टेलीकॉम सेक्टर में करी एंट्री। मिस्टर मुकेश अंबानी की जियो, इन्होंने पहले नेट का डेटा दिया सबको फ्री, और बाद में धीरे धीरे करके सारी की सारी कंपनीज क्लोज होनी शुरू हो गई, और अब मार्केट के अंदर सिर्फ 4 कंपनीज बची हैं, एयरटेल, बीएसएनएल जिसको कोई पूछता ही नहीं, उसके सिग्नल ही अच्छे नहीं है, वोडाफोन आइडिया एंड जियो। इन्होंने मार्केट को कर दिया एंटायरली साफ। इसके लिए अपनी कंपनी के प्रॉफिट के लिए। इसमें कुछ गलत नहीं है, ही इज अ रियली वंडरफुल मैन, मैं इसको गलत नहीं कहता हूँ। बिजनेस किया ही किस लिए जाता है बेटा? प्रॉफिट कमाने के लिए, इसमें कुछ रॉन्ग नहीं है। बट फिर भी हमारे लिए एग्जांपल अच्छा है कि वो वही गुड्स बनाएंगे जिनमें उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा। और वो किस टाइप के गुड्स बनाना पसंद करेंगे? जहां पे थोड़ी सी मोनोपोली हो, ताकि वो अपनी मर्जी का प्राइस चार्ज कर सके। पहले उन्होंने नेट आपको फ्री दिया और आपको आदत डाल दी, और अब आप हर एक घर के अंदर अगर मिनिमम 4 फोन भी हो तो आप उसके अंदर 250 से लेकर 300 350 रुपए का रिचार्ज डाल रहे हो। और पिछले साल जियो ने अपने प्राइसेस भी बढ़ा दिए। ये थी प्रॉफिटेरिंग। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना चाहिए? मैंने आपको बताया था मशीन के द्वारा बना सकते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। तो वो प्रेफर करेंगे उस टेक्निक को या फिर उन इनपुट्स को। इनपुट्स भी अच्छी क्वालिटी के भी हो सकते हैं और पुअर क्वालिटी के भी हो सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के इनपुट्स महंगे पड़ेंगे और पुअर क्वालिटी वाले तो सस्ते में बन जाएंगे। टेक्निक या फिर इनपुट उस टाइप का प्रेफर करेंगे जहां पे इनको हो मैक्सिमम प्रॉफिट एंड कॉस्ट हो मिनिमम, ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। अगर वो ये नहीं सोचेंगे कि सोसाइटी को क्या बेनिफिट हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर जॉब्स की बात कर लेते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में जॉब्स ज्यादा आती हैं, सोसाइटी को फायदा होता है, बट वो कैसे करेंगे? मशीन से बनाना पसंद शायद ज्यादा करेंगे। For whom to produce? They will produce goods and services for those buyers who offer better price. जो ज्यादा प्राइस देंगे उनके लिए गुड्स और सर्विसेज बनाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात कर लेता हूँ। अब मेरी फीस है सपोज 1000 रुपीज और मेरी क्लासरूम में सीट्स है 50 और मेरी सीट्स हो चुकी है फुल। अब मेरे पास और भी एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स आ रहे हैं और इन स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूँ कि जो 1000 की फीस है, जो मुझे एक्स्ट्रा पैसे देगा मैं उसको एंट्री दे दूंगा और जिन्होंने कम दिए उसको बाहर निकाल दूंगा। तो उससे क्या होगा? मैं अपना फायदा सोच रहा हूँ। एजुकेशन को मैंने एक धंधा बना लिया है एक किस्म से। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है ना, हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज में ध्यान देते हैं और वो है हाई प्रॉफिट्स। ये सोसाइटी के लिए बहुत गलत है। मैं उन
स्टूडेंट्स को क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ। खैर मैं ऐसा कभी करता नहीं, बाय द वे मेरा लुधियाना के अंदर है इंस्टीट्यूट। अगर कोई ऑफलाइन क्लासेस के लिए ज्वाइन करना चाहता है तो ही कैन श्योरली ज्वाइन, और उसके लिए उसको कमेंट सेक्शन में करना है मैसेज कि सर आई बिलोंग टू लुधियाना एंड आई वांट टू ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस, प्लीज प्रोवाइड योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो उसको फोन नंबर दे दूंगा अपना। और आगे चलते हैं। आगे है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मतलब जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है थोड़ा सा क्या पूरी तरह से है, ज्यादा 100% कंट्रोल गवर्नमेंट का है, और प्राइवेट प्लेयर्स की कम सुनी जाती है, और वहां पे सोसाइटी का मैक्सिमम बेनिफिट करा जाता है। जैसे चाइना के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि गेम्स जो है बच्चों के लिए पबजी वगैरह को बैन कर रखा है, उन कंपनियों को घाटा लग गया इस वजह से। सो व्हाट टू प्रोड्यूस, वहां पे क्या प्रोड्यूस करा जाएगा, उन गुड्स को प्रोड्यूस करा जाएगा जिससे सोसाइटी को मैक्सिमम बेनिफिट हो। गुड्स विच सेंट्रल अथॉरिटी फाइंड्स एज मोस्ट यूजफुल टू द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर इस टाइम पोल्यूशन के लेवल बहुत हाई है। इलेक्ट्रॉनिक कार्स, ईवीज में प्रॉफिट अभी कम है क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है। अभी कार मैन्युफैक्चरर्स का इतना हाथ भी नहीं पड़ा कि वो अच्छे से उसको मैन्युफैक्चर कर पाए, मतलब अपनी रिड्यूस कर पाए कॉस्ट को, क्वांटिटी भी कम है, तो वहां पे इतनी ज्यादा सस्ती नहीं पड़ पा रही है कार, और उसके एनवायरमेंट बेनिफिट्स बहुत हैं, और उनको गारंटी देनी पड़ती है बैटरी की। सो कंपनी को तो है लॉज इसमें, लेकिन अगर सरकार चाहे तो इन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को कंपलसरी कर सकती है। कई सिटीज के अंदर, इंडिया में भी अभी फिलहाल, ऑल्दो इंडिया सेंट्रली प्लान नहीं है, बट कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ी आने वाले टाइम में बैन हो जाने वाली है पूरी तरह। उससे क्या होगा, एयर का पोल्यूशन का लेवल कम होगा और हम सब लोग ज्यादा अच्छी लाइफ जिएंगे। तो इस तरह से लिया जाता है फैसला, और ये फैसला किसके हाथ में है, सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि गवर्नमेंट के हाथ में है। अब इंडिया के अंदर बेटा धूप बहुत ज्यादा आती है, हम लोग बिजली पे इतना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे बिल्स देते हैं इतने इतने ज्यादा, एसी चलाना होता है एंड ऑल दैट। सो हम क्या चाहते हैं, इंडिया के अंदर लग जाए सोलर रूफ टॉप्स। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट अभी सब्सिडी दे रही है, सोलर का जो सिस्टम लगवाएगा अपने घर पे, इससे फ्री इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और कॉस्ट के अंदर मिल रही है आपको सब्सिडी। ऐसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक जो स्कूटर चल रहे हैं नए वाले, उसमें भी आपको सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। क्या चाहती है बेसिकली, पोल्यूशन का लेवल हो जाए कम। सो वहां पे सोसाइटी का देखा जाता है बेनिफिट। मैं एग्जांपल तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की दे रहा हूं, बट इंडियन गवर्नमेंट सेंट्रली प्लान्ड नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट है एक मिक्स्ड इकोनॉमी टाइप। हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन करना प्रेफर किया जाएगा। मशीन्स या कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से क्या होता है बेटा, सोसाइटी के अंदर जॉब्स हमारी कम हो जाती हैं। हम क्या चाहते हैं, मैक्सिमम लोगों को क्या मिले, जॉब मिले। तो हम किसको प्रेफर करेंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को। एक्सप्लेनेशन आपको बुक में मिल जाएगी, एग्जांपल्स वगैरह नहीं मिलेंगे। सो आप रीडिंग कर सकते हो, टीआर जैन आप फॉलो कर सकते हो, बुक है, अच्छी बुक है। संदीप गर्ग भी एक आती है, जिसको जो अच्छी लगे वो वहां से पढ़ सकता है, चाहो तो दोनों भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, एक्सप्लेन करने की इंग्लिश में आपको आना चाहिए। सो अगर किसी की इंग्लिश वीक है तो थोड़ा सा इंग्लिश के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें जरूर। फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर दोज, उनके लिए सामान बनाया जाएगा जो बिल्कुल गरीब हैं, दोज हु सफर हंगर और स्टारवेशन। स्टारवेशन का होता है भूखा मरना। विच लीड्स, इवन इफ इट लीड्स टू लॉसेस, चाहे हमें नुकसान भी हो गवर्नमेंट को, फिर भी गुड्स को किनके लिए बनाया जाएगा, बिल्कुल डाउनवर्ड जो लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, उनके लिए गुड्स बनाए जाएंगे। क्योंकि हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं बेटा, सोसाइटी के बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है मिक्स इकोनॉमी में किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा जाएगा। सर्टेन क्रूशियल सेक्टर्स आर गवर्नमेंट डोमिनेटेड और फुली कंट्रोल्ड। इसमें क्या होता है ना, कुछ सेक्टर्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है, और जो नॉन इंपॉर्टेंट है उसको प्राइवेट सेक्टर को दे देती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, अब पंजाब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट के हैंड्स में है प्रोवाइड करना, और मीटर लगाने की अथॉरिटी भी किसको है, सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट को। अदर दिल्ली वगैरह में तो है प्राइवेट प्लेयर्स हैं। और अगर रेलवेज की बात करें तो पूरी तरह से कौन सा है, ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड सेक्टर है।
क्या आपने अभी तक सुना है कि रिलायंस की ट्रेन आ गई या फिर हम अदानी ग्रुप्स की ट्रेन आ गई या टाटा की आ गई? अभी तक नहीं। और एटॉमिक सेक्टर मतलब परमाणु बम या उसके रिलेटेड जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं परमाणु रिसोर्सेज से, वो सेक्टर भी है गवर्नमेंट के कंट्रोल में। और जो बाकी के सेक्टर्स हैं वो फ्री छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इतने ज्यादा गवर्नमेंट के इंटरफेयर करने वाले हैं नहीं। गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है उनमें भी, लेकिन अपने लॉज के थ्रू, डायरेक्टली अपने कंट्रोल में पूरी तरह से 100% अपने कंट्रोल में नहीं लेती। So certain crucial sectors are government dominated, others are under private hands, example railways। तो इसमें कैसे डिसाइड किया जाएगा कि क्या बनाना है? इसमें बेटा मिक्स इकोनॉमी है, तो मिक्स सा ही आंसर आएगा। What to produce? Certain areas private decisions, अदर क्रूशियल एरियाज गवर्नमेंट डिसाइड। जैसे एटॉमिक पावर के रिलेटेड कोई डिसीजन लेना तो वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और अदर एरियाज में प्राइवेट सेक्टर, जो सेक्टर सरकार के पास है वहां वो डिसाइड करेंगे। और अदर सेक्टर्स में जो प्राइवेट में भी हैं उनमें थ्रू लॉज बना के वो लोग इंटरफेयर कर सकते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस, सेम आंसर। व्हाट, फॉर whom to produce, the answer is again same। So next is production possibility curve। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बेटा प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी देखनी है हमें, कितना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास है स्कार्स, रिसोर्सेज कम है, और जितना हम चाहते हैं उतना हमारी कंट्री में एबिलिटी नहीं है कि वो प्रोड्यूस कर सके। लैंड भी लिमिटेड है, मशीनरी या पैसा भी हमारे पास लिमिटेड है, लेबर भी लिमिटेड है, और काम करने वाले लोग यानी कि एंटरप्रेन्योर भी हैं लिमिटेड। सो एक कर्व है जो हमें बताएगी कि हम कितने गुड्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का शेड्यूल। इसमें हमने गुड्स लिए हैं, एक हमने लिया है व्हीट यानी कि आटा, और दूसरी तरफ हमने लिया है क्लोथ्स, ठीक है। और इसके यूनिट्स है थाउजेंड्स में, और बेल्स है, क्लोथ की बेल्स होती है, आपने देखा बंडल होता है एक, और वेट होता है टन्स में, यानी कि केजी से ऊपर टन। एक टन में 100 केजी होती है, लाख टन्स में है। तो हमारे इंडिया के पास इतना रिसोर्स है कि वो या तो 100 टन और वीट बना ले और क्लोथ बिल्कुल ना बनाए, या तो फिर ई पॉसिबिलिटी पे आ जाते हैं 4000 बेल्स बना ले, मतलब 4 लिख लेते हैं इसको, और 0 लाख टन ऑफ वीट बना ले। अब इन यूनिट्स को कर रहे हैं इग्नोर, एक बार के लिए हम मान रहे हैं 100 और 90 सिंपल नंबर। और अगर हम बनाना चाहते हैं इसको भी साथ में, तो इसको हमने इंक्रीज करा, 0 से कर दिया 1, तो हमें बीट को करना पड़ेगा कम, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, स्कार्स। सो हमने इसको ले लिया है 90, 10 से कम किया है। अब नेक्स्ट एक और यूनिट बनाना है, तो हमने इसको 20 से कम कर दिया। एक और यूनिट बनाना है, अगर 3 बनाने हैं अगर, तो इसको 30 से कम कर दिया। एक और बनाएंगे तो 40 से कम कर दिया। सो ये कम होता चला जा रहा है और ये बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन जो इसका लॉस हो रहा है वो बढ़ रहा है। देखो ये 10 से कम हुआ, उसके बाद ये 20 से कम हुआ, उसके बाद ये 30 से कम हुआ, और उसके बाद ये 40 से कम हुआ, लेकिन ये बढ़ रहा है, लेकिन 1 से बढ़ रहा है। ठीक हो गया। सो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है इसके अंदर? एक ए पॉसिबिलिटी है जिसमें 100 और 0 है, बी हो गया 90,1, सी हो गया 70,2, और डी हो गया 40,3, ई हो गया 0,4। और अगर हम इसकी एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं ग्राफ के ऊपर, तो कर सकते हैं। मैंने कर दी ये वाली लाइन ड्रॉ, या फिर मैंने कर दी ये वाली लाइन ड्रॉ। मैंने ए पॉइंट को प्लॉट करा, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। यहाँ पे मैंने 0, 10 का गैप ले लिया 100 तक, और यहाँ पे मैंने ले लिया 1 का गैप। ठीक है, एक्स एक्सिस पे मैंने ले लिया क्लोथ्स, और वाई एक्सिस पे मैंने ले लिया व्हीट यानी कि आटा। तो क्लोथ्स के अगर हम ए पॉइंट को प्लॉट करें तो था हमारा 100,0 तो ये आ रहा है, मतलब व्हीट है हमारा 0 और ये है 100, तो ये आ गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट 90 और 1, ये आ गया बी। अब थर्ड पॉइंट 70 और 2, अब फोर्थ पॉइंट 40 और 3, एंड लास्ट पॉइंट 0 और 4।
सो ये हो गया हमारे पॉइंट्स प्लॉट। जिन्होंने मैथ्स पढ़ रखा है एक्स एक्सिस वाला पहले आएगा, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में होता है, ध्यान रखना, बताते समय मैंने समझा दिया है जैसे भी। और इसकी अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें तो इसके ऊपर सारी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज आ गई। या तो ए कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है, या बी कॉम्बिनेशन, या सी कॉम्बिनेशन, या डी कॉम्बिनेशन, या तो फिर ई कॉम्बिनेशन। ये 5 कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी है, ठीक। इसी को बोलेंगे बेटा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब आते हैं मीनिंग पर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसका प्यार का नाम है पीपीसी, इलस्ट्रेट्स द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, या तो फिर टू सर्विसेज। सर्विसेज जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, गुड्स जैसे कि आटा चावल दाल। दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस यूजिंग इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज, जितना उसके पास रिसोर्स है, मतलब लैंड है या और भी मटेरियल जो जो चाहिए उसको बनाने के लिए, या टेक्नोलॉजी है यानी जितनी मशीनरी लगी है, वो क्या है, लिमिटेड। इन लिमिटेड रिसोर्सेज में कौन से ऐसे टू गुड्स हैं या कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन हैं इन टू गुड्स के जो बनाए जा सकते हैं। जैसे ए बी सी डी हमने ई तक 5 कॉम्बिनेशन देखे। सच दैट द रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, मतलब ये सारे के सारे जो कॉम्बिनेशन है वो इकोनॉमिकल हैं, मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑलरेडी कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स के मीनिंग में हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है हमें रिसोर्सेज का। इट्स अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन of trade-offs showing how much of one good must be sacrificed to produce more of another। कितना हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इसके 10 यूनिट्स करेंगे तो इसका 1, 20 करेंगे तो 1, 30 करेंगे तो 1, 40 करेंगे तो 1। हमें कुछ ना कुछ दूसरे का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जैसे आप 2 बच्चे हो घर पे, चॉकलेट एक है, या तो आप दोनों आधी आधी ले लो, या एक को दे दी मैंने या फिर मैंने दूसरे को दे दी, तो ये सब क्या है, चॉकलेट बांटने की पॉसिबिलिटी। इसी तरह से है हमारे पास ये अदर नेम्स, इसके अदर नेम्स भी हैं। प्रोडक्शन बाउंड्री, ये नाम ध्यान रखना अगर वो पूछ ले तो। प्रोडक्शन फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ये सारे इसी के नाम है। ये सारे इसी के नाम हैं, ध्यान से पढ़ लो, स्क्रीनशॉट कर लो। अब ये है हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एक्स एक्सिस पे हमने ले ली कैपिटल गुड्स, मतलब मशीन्स वगैरह जो बना रहे हैं, और वाई एक्सिस पे हमने ले ली कंज्यूमर गुड्स, और ये है हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे क्या है, 100% एफिशिएंसी को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक। अब इसके बाहर एक पॉइंट जा रहा है। ये पॉइंट क्या दिखाता है हमें कि ये वाला अनअचीवेबल है, कि इसको हम पूरा कर ही नहीं पाएंगे, हमारे पास इतना रिसोर्स ही नहीं है, ठीक। क्योंकि हम दोनों की प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। देखो आप एक्स एक्सिस को भी बढ़ा रहे हैं, वाई को भी, दोनों को इकट्ठा बढ़ाया नहीं जा सकता। एक को बढ़ाना है तो दूसरे को कम करना पड़ेगा। और एक पॉइंट हमने प्लॉट किया यहाँ पर अंदर की तरफ। अंदर की तरफ ये क्या बताता है कि हम 100% एफिशिएंसी के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, तो ये बताता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और ये बताता है अनअचीवेबल पॉइंट। अब आपके 100 मार्क्स आ जाए तो आप हो गए 100% एफिशिएंट। अगर मैं आपको कहूं कि 100 में से 105 नंबर ले आओ, क्या आप ला पाओगे? नॉट पॉसिबल, एग्जाम ही है 100 मार्क्स का आपका। सो ये वो वाला पॉइंट है। आगे चलते हैं। सो दिस इज द अनअचीवेबल पॉइंट, पॉइंट एफ। अब कुछ होती हैं हमारी अजम्पशंस। जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं हम लोग, हम कुछ ना कुछ मान के चलते हैं, कुछ अज्यूम करके चलते हैं कि अगर ये वाली कंडीशंस है तो ये वाली कर्व सक्सेसफुल है, अगर ये वाली कंडीशंस नहीं तो ये कर्व सच नहीं है, झूठ बन जाएगी ये कर्व। ये अजम्पशंस हैं। अगर इन अजम्पशंस में से कोई एक भी फेल हो जाती है तो पीपीसी मॉडल आपका काम नहीं करेगा। वहां पर ये कंडीशंस होंगी तभी वो काम करेगा। बेटा इकोनॉमिक्स के अंदर कर्व्स होती हैं, अजम्पशंस होती हैं, आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है इस चीज को। आप अभी पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा सा लग सकता है। अजम्पशंस ऑफ द पीपीसी मॉडल, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मॉडल। एक तो देखो बेटा ध्यान से, हमने इसमें क्या माना है, ओनली 2 गुड्स बनाए जा सकते हैं।
क्या इंडिया पूरे 2 ही गुड्स बना सकता है? बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं। हमने इसको किस बेसिस पे लिया? सिर्फ 2 ही गुड्स बनाए जा रहे हैं। और दूसरा हमने कर दिया रिसोर्स हमारे फिक्स है, रिसोर्स बढ़ नहीं रहे। अब अगर सपोज करो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ही हैं, अगर कॉपर की क्वांटिटी अच्छी हो हमारे पास, और या मोटर्स हमारे पास, हम बाहर से भी तो मंगा लेते हैं, रिसोर्स इंक्रीज भी तो किया जा सकता है। हम मान के चल रहे कि रिसोर्स हमारे पास उतना ही है जितना है। अगर रिसोर्स बढ़ेगा तो ए और बी दोनों गुड्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, लेकिन रिसोर्स हमने क्या कर दिया? फिक्स। इट मींस एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को करना पड़ेगा कम। ठीक है, मतलब कि इकोनॉमिक्स के अंदर जितनी भी थ्योरीज है वो कंडीशनल होती है। अगर ये वाली कंडीशंस हैं, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, और सारी एक साथ होनी चाहिए, अगर एक भी कंडीशन इसमें से नहीं है तो वो थ्योरी क्या हो जाएगी? फेल। ठीक है। एंड ऑफ अ गिवन क्वालिटी, क्वालिटी भी उनकी क्या है? हमें ऑलरेडी पता है कि क्वालिटी क्या है। क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो रही है। गिवन क्वालिटी का मतलब क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो रही है, जो है सो है। टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। ये नहीं है कि नई टेक्नोलॉजी आ गई और उससे आपने एकदम से प्रोडक्शन बढ़ा दी, तो फिर वहां पे पीपीसी क्या हो जाएगी? फेल। एंड द रिसोर्सेज आर फुली एंड 100% एफिशिएंटली इंप्लॉयड। आप 100% पे ऑपरेट कर रहे हैं, 100% एफिशिएंसी पे। अब बात कर लेते हैं शेप ऑफ द पीपीसी कर्व कि पीपीसी कर्व की शेप कैसी है। जो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं उनको पता होगा कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या होता है। देखो ये कर्व है ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक, डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब अगर आपको एक की प्रोडक्शन को बढ़ाना है, आगे लेके जाना है, तो दूसरे की प्रोडक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा? कम। अगर कर्व हो अपवर्ड स्लोपिंग यूं हो तो इट मींस एक को बढ़ाना है तो दूसरा भी बढ़ेगा। देखो अगर मैं पॉइंट्स यहां ले रहा हूं, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, अगर कम करूंगा तो दोनों एक साथ कम होंगे, और बढ़ाऊंगा तो दोनों एक साथ बढ़ेंगे। और अगर होगा इनवर्स रिलेशन तो एक कम होगा और एक बढ़ेगा। सो इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन, इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। सो ये कर्व कैसी है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज एक की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए दूसरे की क्वांटिटी क्या की जा रही है? कम। पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग because to produce more of one good resource must be shifted away from the another resulting in a decrease in its production। मतलब एक की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए दूसरे को क्या करना पड़ेगा? कम। कनकेव, कनकेव होता है कि इसका थोड़ा सा पेट बाहर की तरफ निकला हुआ है। कहां से निकला हुआ है? ओरिजिन से। अगर आप ओरिजिन से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो तो देखो कि इसका पेट उस तरफ बाहर, दूसरी तरफ को। सो इसको बोलते हैं कनकेव शेप, बोर्ड आउटवर्ड्स यूजुअली। सो यूजुअली हमारी पीपीसी कर्व कैसी होती है? बोर्ड आउटवर्ड या फिर कनकेव। क्या पीपीसी कर्व कन्वेक्स हो सकती है या फिर एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है? हो सकती है, लेकिन इसको बाद में पढ़ेंगे। पीपीसी इज यूजुअली कनकेव ड्यू टू द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये आगे चल के आएगा। दिस मीन्स दैट as more and more of the goods is produced, the opportunity cost of producing it increases। अब इसको आगे चल के समझेंगे कि ये पॉइंट क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास शिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी कर्व। कब पीपीसी कर्व शिफ्ट होगी? या तो फिर वो राइटवर्ड शिफ्ट होगी या तो फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। और कब वो रोटेट होगी? अगर हमारे हो रहे हैं ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस, ये थे हमारे इनिशियल रिसोर्सेस, पहले हमारे पास इतना रॉ मटेरियल था और अब हमारा रॉ मटेरियल बढ़ गया है, तो हम दोनों की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, क्लोथ की भी और बीट की भी। तो हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट हो गई है, मतलब मूव हो गई टुवर्ड्स राइट साइड। अगर हमारे रिसोर्सेस हो जाए कम तो फिर वो शिफ्ट कर जाएगी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। इसको बोलते हैं शिफ्ट ऑफ द पीपीसी कर्व। सो गिवन रिसोर्सेस, अगर रिसोर्सेस इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? राइटवर्ड शिफ्ट। नाउ इंक्रीज इन रिसोर्स डिस्कस्ड, नाउ डिक्रीज इन द रिसोर्सेस। ये हमारी गिवन रिसोर्सेस है। अब अगर हम रिसोर्सेस कम करेंगे, रॉ मटेरियल कम करेंगे, तो दोनों की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? कम। या लेबर को कर रहे हैं कम, या लैंड को कर रहे हैं, या मशीन्स को कर रहे हैं, तो हमारी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? कम। दोनों ही गुड्स की, चाहे गुड एक्स है और चाहे गुड वाई है। तो ये होगी लेफ्ट शिफ्ट।
और अगर इंक्रीज होगा तो होगी राइट टुवर्ड्स राइट द शिफ्ट। अगर हो रही है टेक्नोलॉजी चेंज तो वो शिफ्ट भी हो सकती है और रोटेट भी हो सकती है। देखते हैं कौन कौन से केसेस में होती है। ये है हमारा गुड एक्स, ये है हमारा गुड वाई। देखो बेटा, अगर हम टेक्नोलॉजी को चेंज करते हैं, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, सपोज मोटर्स बनाने की। पहले हाथ से मोटर बांधी जाती थी, इंप्लॉयज थे हमारे पास 50, मोटर बनाने वाले बंदे उतने ही हैं हमारे पास। अब नई टेक्नोलॉजी आई, मशीन आ गई नई, वो क्या करती है, आधे घंटे में ही 1000 मोटर्स बना देती है। तो जो गुड एक्स है, सपोज ये मोटर है, तो इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और गुड वाई भी इतनी रह जाएगी। तो देखो, इसकी जो प्रोडक्शन बढ़ी है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी कर्व। इसी को हम लोग बोलेंगे न्यू कर्व। एंड दिस इज नॉट अ शिफ्ट, दिस इज अ रोटेशन। अगर एक्स की टेक्नोलॉजी चेंज हुई है तो इस तरफ हो जाएगी रोटेट। और अगर सपोज वाई की टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो क्या होगा, वाई की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, एक्स की उतनी ही रह जाएगी। सो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर गुड वाई, तो ये शिफ्ट हो जाएगी इस तरफ, सॉरी रोटेट हो जाएगी इस तरफ। अब करते हैं शिफ्ट की बात। अगर दोनों ही गुड्स की टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाए तो क्या होगा, तो वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, मतलब दोनों की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द पीपीसी कर्व। प्रॉपर्टीज क्या क्या है पीपीसी कर्व की। पीपीसी कर्व होती है यूजुअली कन्वेक्स, कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और ये कन्वेक्स भी हो सकती है और स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, वो आगे चल के पढ़ेंगे कि कैसे हो सकती है। ठीक, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट, कन्वेक्स जिसका बाहर की तरफ पेट है, और कन्वेक्स हम आगे चल के देखते हैं कि क्या होता है। दूसरी बात, ये डाउनवर्ड है या अपवर्ड नहीं है। तीसरी बात, पीपीसी शिफ्ट भी हो सकती है लेफ्ट या राइट, या फिर रोटेट भी हो सकती है। सभी केसेस आपको मैंने समझा दिए। और जब भी आपको ये क्वेश्चन आए तो आपको ये सारे डायग्राम्स बनाने हैं। एक डायग्राम पीपीसी का बनाना है जिसमें बताना है कि वो डाउनवर्ड है और कनकेव भी है। यूजुअली कनकेव क्यों होती है, द रीजन इज मोर ऑफ गुड एक्स आर टू बी सैक्रिफाइस्ड एंड मोर ऑफ गुड वाई देन फॉर मोर ऑफ गुड वाई देन बिफोर। अगर हम वाई गुड का 1 यूनिट बढ़ा रहे हैं तो जो हमारी वेट की, हम देखा था ना 10 से कम की, उसके बाद 20 से, उसके बाद 30 से, उसके बाद 40 से, तो सेक्रीफाइस हमारा आगे चल के बढ़ता चला जा रहा है, इसीलिए होती है ये कर्व कनकेव। ठीक है, अब आगे चल के सीखेंगे तो और भी ज्यादा समझ में आएगा। एक बार इसको री रीड करना टॉपिक खत्म होने के बाद, ये वाली लाइंस भी आपको इजीली समझ आ जाएगी। नाउ एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बतानी है अपनी। देखते हैं कौन फटाफट से बताता है। अवेलेबल रिसोर्सेज है हमारे पास 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड एंड अ गिवन पैकेज ऑफ अदर इनपुट्स, और साथ में कुछ इनपुट्स है मिला करके, फिक्स है इनपुट्स, मतलब जो गिवन है मतलब कि फिक्स है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। अब पॉसिबल यूजेस ऑफ द लैंड अलोंग विद द अदर पैकेज ऑफ इनपुट्स, हम क्या क्या कर सकते हैं, इनमें से 4 तरीके के यूज अलग अलग, और देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। यूज नंबर 1 या तो वीट बना ले, यूज नंबर 2 या तो राइस बना ले, यूज नंबर 3 या तो मेज बना ले, यूज नंबर 4 गन्ना बना ले। और हमने देखा कि अगर हम कोई भी इनमें से एक यूज करते हैं, मिक्स करके नहीं कर रहे हैं, एक यूज कर रहे हैं एक टाइम पे, तो देखते हैं इनकी मार्केट वैल्यू क्या है, किसमें मुझे ज्यादा फायदा हो गया। यूज नंबर 1 में 10,000 का बन रहा है सामान, यूज नंबर 2 में अगर मैं बाजार में बना के बेचने जा रहा हूँ तो 8,000 मिल रहा है, यूज नंबर 3 में 7,000 और यूज नंबर 4 में 12,000। assumption technology is constant and resources are fully utilized, 100% यूटिलिटी हो रही है, मतलब लेबर वहां पे वेली बैठ के टाइम खराब नहीं कर रही है, बल्कि सारा दिन जितना काम उनको करना चाहिए ऑलरेडी वो कर रहे हैं। ये नहीं कि भैया वेले बैठे हुए वहां पे, ऐसे नहीं। आई मीन सॉरी, मतलब लोग लेबर वेली बैठी हुई है। सो इनमें से क्या होगा, इनमें से हम बनाएंगे यूज नंबर 4 को, क्योंकि वो हमें मैक्सिमम पैसे दे रहा है। यही है हमारी इकोनॉमिक्स। Obviously, resources will be employed in use number 4, where the value of the output is maximum, that is 12,000. So इस 12,000 को गेन करने के लिए हमने कुछ सेक्रीफाइस भी करा होगा। इसमें से तीनों में से बेस्ट कौन है, अगला 10,000, सबसे ज्यादा कौन है इन तीनों में से, 10,000। अगर हम ये वाला काम ना करते तो हम किसको सिलेक्ट करते, सपोज ये है ही नहीं, तो आप किसको चूज करते, 10,000 को। तो वो ही है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। opportunity cost of employing resources in use number 4,
इज इक्वल टू लॉस ऑफ द आउटपुट इन द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। इन तीनों में से बेस्ट कौन है? 10,000, उसको हमने करा है सेक्रीफाइस। नीचे वाले तो हम वैसे भी नहीं करने वाले थे, ठीक। सो ये है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, अगर ये ना होता तो बताना मुझे कमेंट्स में, ये तीनों ही होते तो फिर 10,000 के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती, आप कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, हाउ पीपीसी इलस्ट्रेट्स कॉजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स। कॉजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स तीन थे, क्या थे? स्कार्सिटी, चॉइस एंड अल्टरनेटिव्स। अब ये इन तीनों को कैसे इलस्ट्रेट कर रही है? इलस्ट्रेट कर रही है मतलब कि इन सबको प्रूफ कर रही है, बता रही है, अपनी बिहेवियर से बता रही है। कैसे बता रही है? Here's how the PPC illustrates the central economic problems or the causes of the central economic problems. Scarcity. The PPC demonstrates that resources are limited and the economy cannot produce everything it wants. सारा कुछ बनाया नहीं जा सकता, तो इसलिए बता रही है कि रिसोर्सेज क्या है? स्कार्स। The curve itself shows the boundary of what is possible with the points on the curve representing efficient use of resources and the points inside the curve representing underutilization or inefficiency. स्कार्स रिसोर्सेज को हमें 100% यूज करना है और पीपीसी के ऊपर वही पॉइंट्स आएंगे जो 100% यूटिलिटी कर रहे हैं। चॉइस, हमें चूज करना पड़ेगा कि हमें आटा बनाना है या फिर हमें क्लोथ बनाना है। तो पीपीसी में हमने देखा कि एक को सैक्रिफाइस करेंगे तभी क्वांटिटी बढ़ाई दूसरे की जा सकती है। सो यही बता रही है हमें पीपीसी। पीपीसी हाईलाइट्स द नीड फॉर द चॉइसेस बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी। पॉइंट्स ऑन द पीपीसी रिप्रेजेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस। इकोनॉमी मस्ट चूज करना पड़ता है विच कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स टू प्रोड्यूस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक गुड को बनाने के लिए हमें दूसरे गुड को करना पड़ता है सैक्रिफाइस। एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज, जो हमने उस काम को करने के लिए पिछला काम नहीं करा, वो ही है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पीपीसी इलस्ट्रेट्स दैट प्रोड्यूसिंग वन और मोर ऑफ द गुड पीपीसी इलस्ट्रेट्स दैट प्रोड्यूसिंग, थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हो गई है सेंटेंस के अंदर, वन मोर यूनिट कर लो यहाँ पे ऑफ गुड्स रिक्वायर्स सैक्रिफाइसिंग सम प्रोडक्शन ऑफ अनदर। एक यूनिट अगर एक का बढ़ाना है तो दूसरे का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस। सो द कर्व शेप इज यूजुअली कनक्लेव, ठीक है। अब क्यों होती है वो आगे पढ़ेंगे। मूविंग अलोंग द कर्व रिप्रेजेंट्स द ट्रेड ऑफ्स बिटवीन द टू गुड्स। अब ट्रेड ऑफ्स बताता हूं मैं आपको क्या होता है। स्टार्टिंग में भी ये वर्ड आया था, हमने आपने ना पूछा ना मैंने बताया। अब आगे देखते हैं क्या होता है ट्रेड ऑफ्स। ट्रेड ऑफ्स बेटा होता है, अगर मुझे कोई मैंने ऐसा काम किया कि मुझे हो गया लॉस, अब मैं दूसरा काम ऐसा करूंगा कि मुझे प्रॉफिट हो जाए, सच दैट कि वो लॉस और प्रॉफिट आपस में हो जाए बैलेंस। अब वो 100% तो बैलेंस हो नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ हद तक बैलेंस हो जाएंगे, उसी को बोलते हैं बेटा ट्रेड ऑफ। सो अगर हम पीपीसी के किसी भी पॉइंट की बात करते हैं जैसे ए बी सी डी ई, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे गुड्स लॉस हो रहे हैं, मतलब कि वीट के 10, 100 से हम आए 90 तक, ठीक। और यहाँ पे 1 यूनिट का प्रॉफिट हमें गेन हो रहा है, और यहाँ पे अब 20 का हो रहा है लॉस और यहाँ पे गेन हो रहा है। अगर हम पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन करें ए और बी, तो ये मेरे हैं ट्रेड ऑफ्स, मतलब मैंने लॉस तो करा है लेकिन बहुत कम लॉस करा है। जितना मैंने लॉस करा उसके बराबर मैंने अपना फायदा भी कर लिया हुआ है, या जितना मैक्सिमम उस लॉस को रिकवर किया जा सकता था वो मैंने रिकवर कर लिया हुआ है। सपोज किसी का शेयर मार्केट में 1 लाख का लॉस हो गया, तो अगर हम बोले ट्रेड ऑफ तो कैसे होगा ट्रेड ऑफ? या तो वो 1 लाख ही कमा ले और नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाए, और अगर ना कमा पाए तो जितना मैक्सिमम रिकवर कर सके, सपोज 70,000 एक हाथ है रिकवर करने की, अगर उतना भी कर ले तो हम कहेंगे ही इज एट ट्रेड ऑफ पोजीशन। तो मतलब हमने इसको करा है लॉस और इसको करा है गेन। लॉस और गेन को हमने इस हिसाब से बराबर करना है कि और गुंजाइश ना रह जाए। मतलब यहाँ पे भी 100% है एफिशिएंसी और यहाँ पे भी 100% एफिशिएंसी है, और यहाँ पे भी 100% एफिशिएंसी है, यहाँ पे भी 100% है, यहाँ पे भी 100% एफिशिएंसी है। मतलब सभी पॉइंट्स पे 100% की एफिशिएंसी है, मतलब कोई भी लेबर फ्री बैठ के टाइम पास नहीं कर रही है। इससे ज्यादा प्रोडक्शन करी पॉसिबिलिटी नहीं है करने की।
ठीक है, तो फिर हम लोग क्या है यहाँ पर ट्रेड ऑफ पोजीशन पे है। सभी पॉइंट्स पे क्या है 100% एफिशिएंसी से कर रहे हैं ऑपरेट, सो इट इज ट्रेड ऑफ। सो आई होप आपको ट्रेड ऑफ का मतलब पता चल गया होगा। आगे चलते हैं। नाउ ये है हमारा डायग्राम। यस, दिस इज द डायग्राम। ये है गुड एक्स, ये है गुड वाई, और ये दोनों पॉइंट्स हैं हमारे एफिशिएंट पॉइंट्स, और ये है हमारा इम्पॉसिबल पॉइंट, और ये है हमारा जो कर्व के अंदर आएगा वो है इनएफिशिएंट पॉइंट। ठीक, अब अगर एफिशिएंट से हम शिफ्ट हो गए इनएफिशिएंट पे चले जाते तो हमें हो जाता लॉस, तो हमारा ट्रेड ऑफ हो पाता नेवर। हम जा रहे हैं एफिशिएंसी से एफिशिएंसी की तरफ, तो हमारा ट्रेड ऑफ पॉसिबल है। यस, इट्स पॉसिबल। नेक्स्ट हमने पढ़ा था पीपीसी इलस्ट्रेट कर रही है कॉजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स को। अब पीपीसी कैसे इलस्ट्रेट कर रही है सेंट्रल प्रॉब्लम्स को, कैसे वो बता रही है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स होनी ही है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब वो कैसे बता रही है देखते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, रिसोर्सेज हैं बेटा आपके पास लिमिटेड। पीपीसी ने आपको बताया रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है। एक को अगर आपको एक की क्वांटिटी बढ़ानी है तो दूसरे की करनी पड़ेगी आपको कम। इट मींस आपको करनी पड़ेगी चॉइस। तो आपके पास कौन सा क्वेश्चन आया कि अब मैं दोनों में से किसको बनाऊं, या मेरे को क्या बनाना चाहिए, ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, डी या फिर ई कॉम्बिनेशन। तो आ गई आपकी व्हाट टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम इकोनॉमी के अंदर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का अब ये बता रही है कि वो जो प्रोडक्शन की जो क्वेश्चन है ए बी सी डी ई, ये वाली पॉसिबिलिटीज है, ये सब बनाया जा सकता है। अब कोई कहेगा मैं बी बनाऊंगा, कोई कहेगा मैं ए बनाऊंगा, कोई कहेगा मैं सी बनाऊंगा। वो कैसे डिसाइड होगा, जिस टाइप की इकोनॉमी होगी उसमें उस टाइप से डिसाइड होगा। मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड, मैंने आपको अभी समझाया था। हमें डिसीजन के बारे में नहीं सोचना, हम ये नहीं कह रहे कि इसको सॉल्व कैसे करती है, क्या वो इंडिकेट कर रही है। इलस्ट्रेट का मतलब इंडिकेट कर रही है कि ये प्रॉब्लम्स आएंगी, हाँ कर रही है। ठीक, PPC indicates efficient and inefficient use of resources. Increase in the production of one good is achieved only with the decrease in another. Hence, the problem of choice arises. This illustrates that what to produce. So, इन सभी कॉम्बिनेशन में से मैं कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करूं। हाउ टू प्रोड्यूस, देखो एक तो है हमारा पॉइंट इनसाइड द पीपीसी, एक है हमारा पॉइंट आउटसाइड द पीपीसी, और एक है ऑन द पीपीसी। अब मुझे ये डिसाइड करना है ये वाला पॉइंट अगर मुझे अचीव करना है तो कैसे करना है, लेबर इंटेंसिव से या कैपिटल इंटेंसिव से, मुझे करना पड़ेगा डिसाइड। ठीक है, सपोज मैंने ये पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, अब मुझे देखना पड़ेगा कि ये वाला पॉइंट कैसे अचीव होगा, टेक्नोलॉजी से या फिर कैपिटल से। सो हाउ टू प्रोड्यूस, सो ये थी हमारी चॉइस ऑफ द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज इलस्ट्रेटेड। सो हम इनएफिशिएंट टेक्निक को सिलेक्ट करेंगे या फिर एफिशिएंट टेक्निक को सिलेक्ट करेंगे। ऑब्वियसली एफिशिएंट को सिलेक्ट करा जाएगा, वो सॉल्यूशंस की बात है। प्रॉब्लम को तो इसने इंडिकेट कर दिया ना, बता दिया कि ये प्रॉब्लम होएगी एफिशिएंट या इनएफिशिएंट वाली। सो क्वेश्चन आया हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, अमीरों के लिए बनाया जाए या फिर गरीबों के लिए बनाया जाए। अगर इक्वालिटी करना चाहते हो तो गरीबों के लिए बनाओ, इक्वालिटी की अगर कोई चिंता नहीं है तो आप अमीरों के लिए भी बना सकते हैं। ठीक, अगर आप अमीरों के लिए बनाओगे तो आपको प्रॉफिट होगा ज्यादा, उस प्रॉफिट से आप नई मशीनरी या नई टेक्नोलॉजी अपनी कंट्री में लेके आओगे बाहर वाली कंट्री से उठा करके, तो उससे क्या होगा, आपकी कर्व जो है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी, कारण दोनों की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। बिकॉज जितना आपने प्रॉफिट जनरेट करा उससे आपने अगले साल जो न्यू मशीनरी आई वो लेके आए, उससे एफिशिएंसी आपकी और भी ज्यादा बढ़ गई, तो प्रोडक्शन बढ़ गई। अगर आप बनाओगे लोअर लेवल ऑफ पीपल के लिए तो वहां पे इनकम होगी कम, सेविंग्स होगी कम, आप मशीन खरीदना भी चाहोगे तो खरीद नहीं पाओगे, तो आप इसी कर्व पे अटके रह जाओगे। सो ये था फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब ये मेरा डिसीजन है कि मैं गरीबों के लिए बनाऊं या मैं अमीरों के लिए बना के तरक्की करूं। सो हम सॉल्यूशंस नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि क्या ये इसको इंडिकेट कर रही है कि ये वाली हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, चॉइस करनी पड़ेगी इसमें से भी। तो आगे तीनों की तीनों प्रॉब्लम्स पीपीसी ने शो कर दी, आपको इंडिकेट कर दी, ये तीन प्रॉब्लम्स आपको आने वाली है। नाउ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट,
मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है पहले देख लेते हैं, एक एग्जांपल से देखते हैं। हमारी एक एग्जांपल है, एन इकोनॉमी प्रोड्यूसेस टू गुड्स वीट एंड क्लोथ, दो गुड्स बना रही है वीट और क्लोथ, ये हमें दिया हुआ है और हमें कैलकुलेट करना है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 100, 90, 70, 40, 10 एंड 0। ये वही वाली है जो पहले थी, 40 के बाद 10 आ गया जस्ट, और यहाँ पे क्लोज को हम बढ़ा रहे हैं 25, 25, 25 से बढ़ाया, उसके बाद 10 से बढ़ा दिया, उसके बाद 2 से बढ़ा दिया। अब एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है ये, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वर्ड जो होता है ना मार्जिनल, उसका क्या मतलब होता है, कितना डिफरेंस, उसको बोलते हैं मार्जिनल, कितना इंक्रीज करा है हमने। इसका फॉर्मूला होता है लॉस ऑफ द आउटपुट अपॉन गेन ऑफ द आउटपुट। मतलब जैसे वीट है और ये क्लोथ है, सीधा आते हैं इसके आंसर पे, समझ आएगा आपको, इजी है। देखो यहाँ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबसे स्टार्टिंग में होती है 0 या नील, कैलकुलेट नहीं हो सकती। अब यहाँ पे देखो कितना लॉस हमने करा है 10 kg का, तो ऊपर आएगा लॉस ऑफ आउटपुट, वीट को कम करा है कितना 10 से, ऊपर लॉस लिखना है और नीचे लिखना है गेन, लॉस को कितना गेन करा 25 से, तो एमओसी कितना आ गया 0.40। अगर हम कर रहे हैं 20/25 तो आ गया 0.80। अब यहाँ पे देखो कितना लॉस हो रहा है 30 का, और यहाँ पे गेन कितना हो रहा है 25, तो 1.2 आ गया। इसके बाद आ गया 30 से हो रहा है और ये हो रहा है 10 से, ये 3 आ गया। इसके बाद हो रहा है 0 की तरफ जा रहा है 10 से, और ये 2 से इंक्रीज हो रहा है तो ये 5 की तरफ हो गया। अब देखो जो एमओसी है वो इंक्रीज कर रहा है, देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। ये तो थी कैलकुलेशन की बात, फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट refers to the loss of output from one good that results from producing an additional unit of another good। एक यूनिट के पीछे, प्रति एक यूनिट के पीछे हमें कितना लॉस झेलना पड़ रहा है। अगर एक गुड का एक यूनिट बढ़ाना है, सिर्फ मात्र एक यूनिट, तो हमें कितना करना पड़ रहा है। वी वॉन्ट टू मेक इट पर यूनिट, एक यूनिट के पीछे देखना चाहते हैं कि कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व है, उसको हम लोग बोलेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, मतलब चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन वाई, और चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। एक्स एक्सिस की तरफ गेनिंग है और वाई एक्सिस की तरफ लूजिंग है, तो लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन गेन ऑफ आउटपुट। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द पीपीसी कर्व। इसका प्रूफ क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला एक और भी है, वो है स्लोप ऑफ द पीपीसी कर्व। जिन दोस्तों ने मैथ्स पढ़ रखा है ये सिर्फ उनके लिए है, नॉर्मल किसी को समझने की जरूरत नहीं है। जैसे ये है हमारे पास 2 पॉइंट्स है, एक ए और एक सी। अब ए पॉइंट पे गुड 2 की प्रोडक्शन कितनी है, इतनी, और गुड 1 की कितनी है, इतनी। मीन्स कि ये वाले जो गुड बाय है उसकी प्रोडक्शन कितनी आ रही है, इतनी। यहाँ पे आएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा, इतना मीन्स इतना। और अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें सी की तरफ, तो हमारी यहाँ पे कितनी हो गई प्रोडक्शन इसकी, इतनी। अब देखो ये वाला सेगमेंट क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हो गया हमारा लॉस। अगर हमने देखना है कि गुड एक्स की, इस पॉइंट पे गुड एक्स कितना बनेगा, इतना, और इस पॉइंट पे गुड एक्स कितना बनेगा, इतना, तो ये हमारा गेन हो गया। मीन्स 1 यूनिट से अगर बढ़ा लेंगे यहाँ 1 आ गया, और अगर यहाँ 10 यूनिट से कम करें यहाँ पे 10 आ गया। ये हमारा फॉर्मूला क्या था, लॉस अपॉन गेन, तो ये आ गया ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी अपॉन बी सी क्या होता है, जिन्होंने मैथ्स पढ़ रखा है, ये होता है स्लोप ऑफ द कर्व। ठीक है, तो हमने इसको प्रूव कर दिया। आप जो बच्चों के पास मैथ्स नहीं है वो कैसे याद करेंगे, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दूसरा फॉर्मूला क्या है, स्लोप ऑफ द पीपीसी कर्व, बस इतना ही याद रखेंगे। अगर प्रूफ पेपर में आएगा तो तब की तब देखेंगे, आएगा ही नहीं। नाउ हमने देखा था ये एग्जांपल, और यहाँ पे हमने डायग्रामेटिकली भी ड्रॉ करा। अब यहाँ पे आप देखो ए से हम जा रहे हैं, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। यहाँ पे देखो 100 से जा रहे हैं 90, तो लॉस कितना हुआ 10 का,
अब देखो, अब आप अगर प्रूफ आ भी जाए तो आप ऐसे प्रूफ कर सकते हो। आप ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना इन पॉइंट्स का और बता देना कि स्लोप क्या होता है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। बस आपको सिंपल लिख देना चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग स्लोप। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स को बोलते हैं स्लोप। और इसका क्या फॉर्मूला होता है? लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन गेन ऑफ आउटपुट, दोनों को कर देना बराबर, शो कर देना। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर चुके हैं लॉस और गेन वाला। अब आप कैलकुलेट कर रहे हो स्लोप से। तो यहाँ पे कितना लॉस हो रहा है? 10 का। और गेन कितना हो रहा है? 1 का और 25 का। 0 से लेके 25 का, बी तक। तो ये पोर्शन हो गया 25 और ये हो गया 10। तो क्या आ गया? 10 अपॉन 25 0.40। इसी तरह से ये वाला आएगा, यही वाला सेम जो पहले आया था। यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है? 90 से 70, 20 का। ये आ गया 20। और यहाँ पे गेन कितना हो रहा है? 25 से 50, ये आ गया। और 90 माइनस 70 अपॉन 50 माइनस 25, 20 अपॉन 25 0.40। देखो दोनों बराबर हो गए। तो आप प्रूव कर सकते हो कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू स्लोप। ठीक, करना चाहो तो कर सकते हो। अब पीपीसी जब कनकेव होती है, हमारी यहाँ पे पीपीसी क्या बन रही है? देखो कनकेव बन रही है। इन पॉइंट्स को हमने प्लॉट करा तो पीपीसी की शेप ऐसी बन रही है। इसका पेट ओरिजिन की तरफ से पेट बाहर को जा रहा है। इसको हम बोल रहे हैं कनकेव कर्व। ठीक, कनकेव टू द ओरिजिन। अब ये कनकेव बन रही है। अब जब भी ये कनकेव बन रही है तो देखो इसका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रहा है। देखो 0 से बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है। यही रीजन है पीपीसी कनकेव होती है, बिकॉज लॉस बढ़ रहा है और गेन उतना ही है या कम हो गया है। सो इसको बोलते हैं पीपीसी। मींस जितना आप वीट को लॉस करोगे वो ज्यादा बढ़ेगा। मतलब 10 से आप गए 20, 20 से गए 30, 30 से गए 40। तो सबसे पहले एग्जांपल थी, कितना कितना लॉस करा था आपने? ये 10। फिर उसके बाद बढ़ तो एक ही रहा है, उसके बाद बढ़ एक ही रहा है, बट आपने कितना लॉस करा? 20। मीन्स ये इंक्रीजिंग है। अगर इसकी हम लोग एमओसी निकालें तो कितनी निकलेगी? 10 अपॉन 1, 20 अपॉन 1, 2। 1 से गए आप 2, अब 2 से गए आप 3, फिर 30 अपॉन 1, 3, अब 40 अपॉन 1, 4। ठीक है, तो आपकी एमओसी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, तो अगर एमओसी बढ़ेगी तो पीपीसी की शेप क्या होगी? कनकेव। अब पीपीसी स्ट्रेट लाइन कब हो सकती है और पीपीसी कन्वेक्स कब हो सकती है? बेटा ये वाली को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, और ये वाली को बोलते हैं कनकेव, और ये वाली को बोलते हैं कन्वेक्स। कनकेव आपने पढ़ लिया, यूजुअली ये कनकेव ही होती है, हमेशा होती कनकेव ही है। अब पॉसिबिलिटी है कि ये कन्वेक्स भी हो जाए। ठीक है, कब है उससे हमें मतलब नहीं है, सिर्फ एक बात है कि कन्वेक्स हो सकती है या नहीं, स्ट्रेट लाइन हो सकती है या नहीं हो सकती है। यस, द आंसर इज यस। कब हो सकती है? जब एमओसी डिक्रीजिंग हो। इसमें था इंक्रीजिंग, इसमें एमओसी कैसा है? डिक्रीजिंग। और स्ट्रेट लाइन कब होगी? जब एमओसी 1 के बराबर हो। अगर एमओसी डिक्रीजिंग है तो ये वाली शेप बनेगी। अगर एमओसी बराबर है, कांस्टेंट है, मतलब कि सेम रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा। अगर 2 है तो 2 ही आ रहा है, अगले में भी 2 आ रहा है, उससे अगले में भी 2 आ रहा है, उससे अगले में भी 2 आ रहा है, तो बनेगी स्ट्रेट लाइन। अगर इस तरह से इंक्रीजिंग होगी, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो ये वाली शेप बनेगी। अगर ये होती कम हो रहा होता, कम हो रहा होता, कम होता चला जाता। ठीक है, मतलब अगर कम हो रहा है, सपोज यहां से हमने स्टार्ट करा है तो ये 5 से 3, 3 से ऐसे ये कम हो रहा है, देखो ऊपर की तरफ। अगर ये उल्टा बन जाता यही चार्ट हमारा, तो ये कम हो रहा होता। कम हो रहा होता तो शेप कैसे बनती? ऐसे वाली। ठीक है, सो ये था हमारा कंप्लीट यूनिट। अब रह गया एक टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक और भी नाम है एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये नाम याद कर लेना। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेटा एक रेशियो है, मींस डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यानी कि स्लोप। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द कर्व। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेटा कोई रेशियो नहीं है, वो तो टोटल आउटपुट का कितना लॉस हो गया वो है।
नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो है आपका, आपने उसको सेक्रीफाइस कर दिया और वो टोटल 100% सेक्रीफाइस हो गया, आपका पूरा ही खत्म हो गया वो, तो वो थी हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये डिफरेंस मेन है, ठीक है। एक ही डिफरेंस कर लो, बहुत है, सफिशिएंट है, आना चाहिए लिखने के लिए। अब इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सो ये इंक्रीजिंग है, इसीलिए हमारी कर्व क्या है, कनकेव। अब जहां जहां पे ये आया था लिखा हुआ, देख लेते हैं एक बार। आई होप आपको पूरा समझ आया होगा, एक बार रिवाइज तो करना ही पड़ेगा घर पे जाके। आई मीन आप घर पे ही हो, फिर भी रिवाइज कर ले। अब यहाँ पे आते हैं, शेप ऑफ द पीपीसी। द शेप ऑफ द पीपीसी इज यूजुअली कनकेव। ज्यादातर क्या होती है, कनकेव होती है। कन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, मैंने आपको केसेस बता दिए। अब दिस मीन्स दैट एज मोर एंड मोर ऑफ द यूनिट ऑफ वन गुड इज प्रोड्यूस, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इट इंक्रीजेस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसको गेन करने के लिए हमारी बढ़ रही है, मतलब हमें ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, पहले के कंपैरिजन में ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है ज्यादा, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रही है, ज्यादा। यानी कि आप सीधा भी लिख सकते हो एमआरटी इज इंक्रीजिंग या एमओसी इज इंक्रीज, सीधा एक लाइन में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। आपकी चॉइस है, ऐसे भी लिख सकते हो और वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और पीपीसी हमें क्या क्या इंडिकेट करती है, पीपीसी इंडिकेट करती है ट्रेड ऑफ्स। ट्रेड ऑफ्स मैंने आपको बता दिया। पीपीसी इंडिकेट करती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड स्कार्सिटी को। पीपीसी इंडिकेट करती है चॉइस को भी, ठीक है। पीपीसी हमें क्या क्या सिखाती है, ये सब कुछ सिखाती है। एक बार रीड आउट कर लेना, आराम से समझ आ जाएगा। सो फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।